हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सभी का वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया। उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी थैंक्स। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और जो भी आपको चीज अच्छा लगे, जो भी आपका फीडबैक है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस तरह एक एक कमेंट को आप लिखिएगा, तब पता चलेगा जी आप कितना सीख पा रहे हैं और हम कितना अच्छा से सिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जी सर ये पॉइंट समझे, ये पॉइंट्स नहीं समझे। कोई भी फीडबैक आपको हो तो जरूर लिखिए, जो भी डाउट्स हो आप जरूर लिखिएगा, तभी हमको पता चल पाएगा जी हम कैसे पढ़ा पा रहे हैं, ठीक से समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। तो क्लास 6 का जो सेकेंड चैप्टर था उसका दो पार्ट हम बोले थे। एक पार्ट में हम लोग पौधों का हम लोग देखे थे, पौधों के अंदर विविधता किस तरह का होता है, किस तरह का उनके अंदर डाइवर्सिटी होता है। अब इस सेशन में हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे जो जानवरों में, एनिमल्स में किस तरह का विविधता होता है। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे और कल आपको इस पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका टॉपिक्स पूरा हो जाए, जो चैप्टर आप पूरा कर लेते हैं उस पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर लगाएगा, ताकि आपका एक लेवल आप खुद समझ पाइएगा जो आप कितने कॉन्सेप्ट को समझे हैं और कितने कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक उस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं कीजिएगा तब तक आपका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा जो आप कितना सीखे कितना नहीं सीखे। तो अब हम लोग सीखेंगे, जानवरों का अवलोकन करेंगे और उनके अंदर किस तरह का डाइवर्सिटी है, किस तरह का विविधता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जिस तरह पौधों में, पादपों में विविधता था, उसी तरह जानवरों में भी विविधता है। किस आधार पे? तो अगर हम जानवर का आवास को देखें, घर को देखें, आवास मतलब क्या होता है? घर जहां पे उसको खाना मिल रहा है, रहने का ठिकाना मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे जानवर जो है पेड़ पे रहते हैं, मतलब जानवर का मतलब चिड़िया, ये सब जानवर ही मान के चल रहे हैं। बहुत सारे जानवर जमीन पे रहते हैं, बहुत सारे जानवर पानी में रहते हैं। तो ये क्या हो गया? आवास हो गया। तो आवास के आधार पे हम देख सकते हैं जानवरों में बहुत सारा विविधता है। दूसरा, भोजन के आधार पे भी हम जानवरों को विविधता देख सकते हैं। अलग अलग जानवर का खाने का तरीका अलग अलग है। कोई प्लांट्स खा रहा है, पेड़ पौधा खा रहा है, कोई जानवर मांस खा रहा है, कोई जानवर इंसेक्ट खा रहा है। तो अलग अलग जानवरों का जो खाना खाने का तरीका है और उनका जो भोजन है, उनमें क्या है? विभिन्नता है। तो उसके आधार पे भी विविधता हम देख सकते हैं। अगला है गति। गति के आधार पर भी हम लोग जानवरों में विविधता को देख सकते हैं। अलग अलग जानवर जो होते हैं, अलग अलग अंगों का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। जैसे हाथी का चलने का स्टाइल अलग है, ये कूद नहीं सकता है। शेर का चलने का, दौड़ने का स्टाइल अलग है, चिड़िया का अलग है। तो अलग अलग जानवरों को हम लोग देख सकते हैं। कोई जानवर चलता है, कोई जानवर दौड़ता है, कोई जानवर या चिड़िया क्या होता है? उड़ता है। और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो पानी में तैरते हैं, और कुछ ऐसे जानवर होते हैं क्या होते हैं? जमीन पर रेंगते हैं। तो अलग अलग आधार हम लोग देख सकते हैं। किसके आधार पर? गति के आधार पर। और भी विशेषता हो सकता है जिसके आधार पर हम लोग जानवरों में विभिन्नता पा सकते हैं। जैसे किसी में सिंग है, किसी में सिंग नहीं है, किसी में पंख है, किसी में पंख नहीं है, किसी में सूंड है, किसी में सूंड नहीं है, किसी में दांत आगे है, किसी में दांत अंदर है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। तो इस आधार पे भी हम लोग अलग अलग अंगों के आधार पर भी हम लोग एक स्पेशलाइज्ड कर सकते हैं। विविधता हम लोग जानवरों में देख सकते हैं। तो चलिए एक एक आधार बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अवलोकन करते हैं और जानवरों का भोजन देखते हैं और उनके चलने का तरीका देखते हैं और उनमें अन्य क्या क्या विशेषताएं हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं यहां पे आपको एनसीईआरटी साइंस पूरा आपको 6 to आपको 10th, फिर 11 12 भी आपको मिलेगा। तो 6 to 10 पूरा आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, हर एक क्लास का मिलेगा। अभी 6 का बना दिए हैं क्योंकि 6 का सिलेबस नया है। 7 और 8 का सिलेबस चेंज होने वाला है। तो जैसे ही न्यू सिलेबस आएगा तो 7 और 8 का भी हम स्टार्ट कर देंगे। फिर 9 10 का फिर अगले साल न्यू सिलेबस आएगा तो फिर उसका हम लोग कवर करेंगे। तो 6 का एकदम नया सिलेबस है,
ये बुक बदलने वाला नहीं है, और 7 और 8 का बदलने वाला है। जब बदलेगा नया चेंज होगा, मतलब कुछ दिन में क्लास 7 का, और कुछ समय बाद आपको 1 महीने बाद क्लास 8 का भी आ जाएगा, तो उसको भी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, और भी सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको हिंदी में नहीं मिल पाता है, तो हिंदी में एक बेस्ट कॉन्सेप्ट उनको मिल सके। इसके लिए आप जरूर 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 शेयर कीजिए और दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। तो देखिए, बहुत सारे जानवरों को हम लोग देखेंगे, जैसे कौवा हो गया, चींटी हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया। ये कहां पे रहते हैं, उनका भोजन क्या है, चलने का तरीका क्या है, और उसमें कुछ स्पेशल है कि नहीं है। कौवा का बात करेंगे तो भैया ये पेड़ पर घोंसला में रहता है, कीड़ा और अनाज को खाता है। चलने का तरीका क्या है, उड़ता है और कूद कूद के चलता है। अन्य विशेषता क्या है, चोंच से टहनियां लाता है, चोंच से टहनियां को लाता है और घोंसला बनाता है। चींटी का बात करेंगे तो मिट्टी के बिल में रहता है, यह बीज और कीड़े को खाता है, यह रेंगता है और झुंड में काम करती है। चींटी कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा झुंड में मिलेगा, पूरा एक लाइन के सहारे वो चलता है। आप देखे होंगे घरों में। गाय भैया, तो गाय जन्म करते हैं, हमारे आसपास है, और सभी जानवरों में बहुत सुंदर जो जानवर है, प्यारा जानवर है हम लोग का क्या है, गाय। तो गाय जो है खेतों में होता है, हमारे आसपास होता है, घास खाता है, ठीक है, और 4 पैर से चलता है, हमेशा 4 पैर का यूज करेगा। और क्या देता है भैया, दूध देता है। अगला है कुत्ता, तो कुत्ता भी पहला पालतू जानवर है हम लोगों का, तो घर के पास रहता है और ये मांस भी खाता है, और बचा जो खाना होता है वो भी खा लेता है। दौड़ता है और बहुत ही वफादार होता है, इसमें खासियत हो गया जो बहुत वफादार होता है। और भौंकता है, भौंकने का मतलब है ये हमें सुरक्षा भी करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। यहाँ पे भौंकने से अच्छा यहाँ पे समझ लीजिए ना, सिक्योरिटी गार्ड का भी ये काम करता है। जो सिक्योरिटी गार्ड काम नहीं कर पाएगा वो अकेले कुत्ता काम कर लेता है। तो गांव में आप देखे होंगे, गांव में लगभग हर एक घर में आपको एक कुत्ता पोसा हुआ मिलता है आपको, ठीक है। तो मेरे घर में भी था एक कुत्ता पोसा हुआ, तो बहुत प्यारा होता है और उसको खाना भी मिल जाता है और बहुत ही वफादारी के साथ वो रहता है। जहां आप जाइएगा, खेत में जाएगा, खेत में जाएगा ना, चौक पे जाएगा तो चौक पे जाता है, तो उस तरह बहुत ज्यादा वो जुड़ जाता है। अब जानवरों का वर्गीकरण करेंगे और उनमें देखेंगे क्या क्या उनका अनुकूलन है, ठीक है। तो ग्रुपिंग करेंगे और उसका एडेप्टेशन जो है उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे गति के आधार पर। तो गति के आधार पर हम लोग जानवरों को, ठीक है, अलग अलग वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। जैसे जानवर में अगर चींटी का हम बात करेंगे तो अभी देखें रेंगता है, इसका कौन सा अंग यूज करता है, टांग। बकरी जो है, यहां पे हम लोग आधार क्या बना है, गति के आधार पर कैसे चलता है। तो चींटी कैसे चलता है, रेंगता है, और कौन सा अंग यूज करता है, टांग। बकरी जो है चलती है और कूदती है, कौन सा अंग यूज करती है, टांग। कबूतर जो है उड़ता है, कौन सा अंग यूज करता है, पंख। मक्खी जो है उड़ती है और चलती है, कौन सा अंग यूज करती है, पंख और पैर। मछली जो है तैरती है, कौन सा यूज करती है, फिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंख। अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पे भी हम लोग विविधता देख सकते हैं। अलग अलग जानवर का जो आकार होगा उनमें विभिन्नता आएगा, उसके आकृति में भिन्नता आएगा, उसके आधार पे भी हम लोग विविधता देख सकते हैं। रंग और बनावट के आधार पे भी अलग अलग जानवरों का अलग अलग रंग होता है, उसके आधार पे भी हम लोग विविधता को देख सकते हैं। तो शरीर की बनावट में अंतर हो सकता है, शरीर की त्वचा, रंग और संरचना में क्या हो सकता है, विविधता हो सकता है। जैसे जानवर को देख लीजिए, मछली को देख लीजिए, बकरी को देख लीजिए, दोनों में क्या विभिन्नता है। यहां पे हम लोग समझ लेते हैं विभिन्न वातावरण में जानवर, ठीक है। तो देखिए विविधता जो होता है यह भी होता है जी आप कहां पे रह रहे हैं। तो जो जहां पे रहता है, जिस टेम्परेचर प्रेशर में रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, उसी के अनुकूल वो ढल जाता है। कश्मीर में जो बकरी होगा वो ठंडा को झेल पाएगा, यहाँ का जो बकरी होगा वो गर्मी को झेल पाएगा, बरसात को झेल पाएगा, सभी मौसम को झेल पाएगा। और वहां पे तो ठंडा है तो ठंडा को झेल पाएगा। रेगिस्तान में अगर कोई जानवर है तो वो गर्मी को ज्यादा बर्दाश्त कर पाएगा। तो जो जानवर जहां पे रहता है उसी के अनुसार वो क्या हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है।
जो उस मौसम को, उस क्लाइमेट को, उस इन्वायरमेंट में वो ढल जाता है और उसमें वो सरवाइव कर पाता है। पर्यावरण जानवरों की विशेषताओं और व्यवहार को प्रभावित करता है, करता ही है। उदाहरण, मछली को अगर आप देखिएगा तो इसमें धारारेखित शरीर व फिन से पानी में आसानी से तैरती है। मछली को देखिए, मछली पानी में तैरता है, इसको तैरने में कौन मदद कर रहा है? दो चीज मदद कर रहा है। एक, इसका शरीर जो देखिएगा, आगे का जो बनावट आप देखिएगा पूरे बॉडी का, वो ऐसे होता है, पतला होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? धारा रेखित। इसका शरीर कैसे होता है? धारा रेखित होता है, ऐसे होगा। अब ऐसे होगा मतलब नाव को आप देखिएगा तो नाव तो ऐसे ही होता है। तो नाव क्या होता है? पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता है ताकि इस पे जो है दबाव कम पड़ सके। उसी तरह नाव के जैसा ही इसका भी आकार होता है कि पानी में ही आसानी से तैर सके। अगर मछली क्या होता है? आगे सपाट रहता है, इसे चौड़ा रहता तो पानी का प्रेशर ज्यादा लगता तो आसानी से वो नहीं तैर पाता। और दूसरा, इसका ये जो पंख होता है, ये फिन जो होता है, वो भी इसको तैरने में क्या करता है? मदद करता है। अगर इसको आप काट दीजिएगा, ये पोछे को काट दीजिएगा, ये जितना भी पंख है काट दीजिएगा, तो ये आसानी से नहीं तैर पाएगा। तो मछली अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है, ध्यान रखिएगा। ये जो है उसका पंख हो गया, जिसको इंग्लिश में फिन बोलते हैं। वही बकरी का अगर देखिएगा तो बकरी का टांग जो होता है बहुत विशेष होता है। बकरी अपनी टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है। इसमें सींग भी होता है जिससे बकरी अपनी रक्षा करती है। बकरी का क्या है? तो इसकी मजबूत टांगे हैं, जमीन पर चलने और चढ़ने में क्या है? उसको मदद करती है। क्षेत्रीय जैव विविधता और अनुकूलन। तो क्षेत्र के आधार पे भी जानवरों में विविधता होता है। एक ही जानवर होगा लेकिन दो क्षेत्र में है तो दोनों में क्या होगा? विविधता होगा, दोनों में अलग अलग गुण पाए जाएंगे। बकरी ही क्यों ना हो, अगर रेगिस्तान में है तो अलग वो उसका बनावट होगा, अलग गुण होगा। और अगर वो कश्मीर में है, ठंडा इलाका में है, तो अलग बनावट होगा। पहाड़ पे है तो अलग बनावट होगा। तो एक ही जानवर अगर अलग अलग जगह पे रहता है तो उसके अनुसार वो ढल जाता है और दोनों के गुण में क्या होता है? बदलाव आता है। जैसे क्षेत्रीय अंतर, मरुस्थल में क्या होता है भैया? वहां पे पानी कम मिलता है, दिन में गर्मी होता है और रात में ठंडा होता है। तो ऐसे ही जानवर ना टिक पाएंगे जिनको पानी का कम जरूरत पड़े और ठंडा और गर्मी दोनों को झेल पाए। एक को नहीं, ठंडा को भी झेल पाए और गर्मी को भी झेल पाए। दूसरा, उनको पानी का कम जरूरत पड़े। वैसे ही जानवर कहां पे रह पाएंगे? कहां पे रह पाएंगे? रेगिस्तान में रह पाएंगे। दूसरा, ऐसे जानवर रेगिस्तान में रह पाएंगे जिनका पैर हिले नहीं, इस बालू रेत में पैर हिले नहीं। पैर क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए, गद्देदार होना चाहिए ताकि वो नीचे जाके धंसे नहीं। ये सारे गुण किस में पाया जाता है? ऊंट में पाया जाता है। इसीलिए ऊंट वहां पे रह सकता है। ऊंट को यहां पे लाएगा तो उस तरह नहीं रह पाएगा। पर्वतीय इलाके में जाएगा तो बर्फबारी होता है, ठीक है, और वहां पे अत्यधिक ठंड होता है। तो वहां पे वैसा जानवर रह पाएगा जो बर्फ को, ठंडा को झेल पाए। इस कारण विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर विकसित होते हैं जो वहां के वातावरण में अनुकूल हो। जो जहां पे अनुकूल होता है वहीं पे वो सरवाइव कर सकता है, दूसरी जगह नहीं कर सकता। हम ही लोग में ले लीजिए, साउथ अफ्रीका इस समय कितना गर्मी पड़ता है। साउथ अफ्रीका को छोड़िए, हमारा ही देश में, हम लोग का जो देश है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम है। कश्मीर में खूब ठंडा है, रेगिस्तान में चल रही खूब गर्मी है। तो राजस्थान का लोग को अगर यहाँ पे लाएंगे, अपने जगह पे लाएंगे तो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, उनको दिक्कत होगा। धीरे 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 ढलने में समय लगेगा। और हम लोग रेगिस्तान में चल जाए तो हम लोग को दिक्कत होने लगेगा। हम लोग कश्मीर चल जाए तो हम लोग को दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि हम लोग जहां पे हैं उसके अनुकूलित हम लोग ढल चुके हैं। फिर दूसरी जगह जाने में या तो हम ढल नहीं पाएंगे, मतलब सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और सरवाइव भी करेंगे तो समय लगेगा, तब जाके वहां पे हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि वहां का मौसम, क्लाइमेट जो है, इन्वायरमेंट जो है अलग है। जो पहाड़ पर लोग उड़ा रहे हैं उनका अलग बनावट होगा, थोड़ा सा फर्क होगा। जो जमीन पर आ रहे हैं उनमें थोड़ा अलग बनावट होगा, क्योंकि वो उस क्षेत्र में अनुकूलित हो चुके हैं, उस क्षेत्र के हाव भाव को, क्लाइमेट को वो अडॉप्ट कर चुके हैं। आवास और जैव विविधता में उसका महत्व। देखिए, आवास जो होता है, आवास का मतलब ये नहीं होता है जो घर, ध्यान रखिएगा। आवास का मतलब होता है वह जगह जहां पे जानवर रहते भी हैं, उनको खाना भी मिलता है, उनको पानी भी मिलता है,
सारा आश्रय उनको मिलता है, वैसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, आवास बोलते हैं। तो आवास याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। वह प्राकृतिक स्थान जहां पौधे और जानवर रहते हैं, जिससे उन्हें भोजन मिलता है, पानी मिलता है, वायु मिलता है और आश्रय मिलता है, ये सारा चीज मिलता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं आवास बोलते हैं। जैसे जानवरों का, पालतू जानवर को छोड़ दे, बाकी जानवरों का जो आवास है वो जंगल है, क्योंकि वहां पे खाना भी मिल रहा है, उनका घर भी है वहां पे, दूसरा उनको पानी मिल रहा है, सारा चीज उनको वहां पे मिल रहा है। तो आवास को ध्यान में रखिएगा। जैसे समुद्री कछुआ का बात करेंगे तो ये समुद्र में रहता है, तो इसका आवास क्या होगा, समुद्र हो गया। अब समुद्र उसका घर नहीं है, खाना भी उसको समुद्र से ही मिलेगा। वही ऊंट का बात करेंगे तो ये मरुस्थल में रहता है, सारा खाना पीना उसको वहां पे मिल जाएगा। बुरांश बात करेंगे, यह एक पेड़ होता है जो पहाड़ों में मिलता है, और जगह आपको नहीं दिखेगा। अब हम लोग बात करेंगे आवास के प्रकार। जो आवास है उसके क्या क्या प्रकार है, तो कहां कहां आवास हो सकता है। एक स्थल हो सकता है, एक जल वाला हो सकता है, ठीक है, और कुछ ऐसा भी स्थल हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे भी जानवर हो सकते हैं जो स्थल पे भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पे जो आवास है वो 3 तरह के पाए जाते हैं। एक है आपका अस्थल आवास। अस्थल का मतलब हो गया पानी को छोड़कर जो आवास है, जैसे जंगल में जो आवास है, मरुआ स्थल, घास के मैदान में जो आवास है, पर्वत, यहां पे जो आवास है उसको हम लोग अस्थल आवास बोलते हैं। इंग्लिश में इसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। तो जमीन पर पाए जाने वाले जितने भी स्थल है, स्थान है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थल आवास बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। अब इनका अनुकूलन क्या होता है, तो ये मिट्टी और जल स्रोतों की उपलब्धता होता है। यहाँ पे मिट्टी भी है और जल भी है, उसके अनुसार ये अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। यहाँ का तापमान, यहाँ का ऊंचाई और यहाँ का जो जलवायु है पृथ्वी के सतह पर पानी को छोड़कर, उसके अनुसार ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, क्योंकि इनको जमीन पे रहना है। दूसरा है जल आवास। तो देखिए, स्थल आवास तो आपको दिख रहा है, लेकिन जल आवास आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सभी क्या है, जल के नीचे है। खासतौर पर अगर समुद्र का बात करेंगे तो पृथ्वी पर बाकी जगह पर जितना स्थल है, जितना जीव जंतु है, उससे कई गुना ज्यादा तो समुद्र के अंदर है। और ऊपर वाले सोच समझ के बनाए होंगे, जमीन पर रहेगा तो ये सब तो नुकसान कर देगा, खत्म कर देगा, इसीलिए समुद्र के अंदर भी बना देते हैं, ताकि वहां तक ये सब नहीं पहुंच पाए ना। हम लोग वहां पे अगर पहुंच पाएंगे तो उसको भी नष्ट कर देंगे। ऐसे हम लोग इसको तो प्रदूषित करिए दे रहे हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन अगर वहां तक हम लोगों को नष्ट करने का मौका मिल जाए तो फिर लग जाएंगे हम लोग भी ना। दुनिया में तो सब जो फॉरेस्ट है दिन पर दिन खत्म हो रहा है विकास के नाम पे। कुछ दिन में इतना ना विकास हो जाएगा, विकास ही हम लोग को खत्म कर देगा। तो विकास करते करते दुनिया मतलब खत्म हो जाएगा, इतना विकास हो जाएगा। तो ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। तो जल आधारित बहुत सारे आप जल आवास देख सकते हैं, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया। ये सब में जो जीव जंतु है उसके स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, जल आवास बोलेंगे। मछलियों के पास गिल्स होते हैं भैया। अब यहाँ पे पानी के अंदर जो है तो वही ना रह पाएगा जो पानी में सरवाइव कर सके। पानी में सब जीव तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे क्या मिलेगा, कम ऑक्सीजन मिलेगा, पानी के अंदर कम ऑक्सीजन है। उसके बाद उसको टेम्परेचर है का भी झेलना पड़ेगा। तीसरा, वैसा वातावरण नहीं है जो जमीन पर है, तो वैसा जीव क्या करेगा, अपने आप को इसमें ढाल लेगा। तो वो जलीय जीव के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। जल पौधों में तैरने या पानी में सहन करने की विशेषता होता है। अब बाहरी पौधा को देखिएगा तो अलग होगा, लेकिन इसके अंदर जो पौधा होता है उसमें एक गुण होगा, लचीला होगा, ताकि इसमें पानी पड़े तो ऐसे मुड़ जाए, टूटे नहीं, क्योंकि पानी का बहाव तो हमेशा रहेगा, और अगर वो हार्ड होगा तो टूट सकता है, इसीलिए क्या होता है, लचीला होता है। समझे? तो इस तरह ये सब जीव जो होते हैं अपने आप को क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। अगला है अभयचर। अभयचर जिसको एम्फीबियंस बोलते हैं। तो एम्फीबियन जो होगा, ऐसे जानवर जो होते हैं जो जल और भूमि दोनों पर आते हैं, जैसे मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया। अब ये क्यों रह पाते हैं, तो पानी में भी सरवाइव कर रहे हैं, जमीन पे भी सरवाइव कर रहे हैं। मतलब पानी में सांस लेने का अलग तरीका है और जमीन पर सांस लेने का अलग तरीका है।
जैसे मेढक की बात करेंगे तो पानी में जाने पर वो त्वचा से सांस लेता है और जमीन पर आने पर वो लंग्स के सारे, फेफड़ा के सारे वो सांस लेता है। वही मेढक के बच्चा को देखिएगा, जिसको टेडपोल बोलते हैं, जिसको अपने भाषा में बेंग मछली बोलते हैं। तो मेढक जब छोटा होगा, उसका बच्चा जब छोटा रहता है तो मछली की तरह दिखता है, ताकि वो तैर सके, आराम से रह सके। और जब बड़ा होगा तो बेंग बन जाएगा। और इसी कंफ्यूजन में हमको मालूम नहीं था कि बेंग मछली है। एक बार मछली बजाने हम गांव में गए थे तो बहुत सारा हम बेंगे मछली बजा लिया, बहुत खुश थे, जो खूब मछली बनाया, आज खूब चोखा होगा बनेगा, घर पे ले गए। अब घर पे ले गए खुशी के साथ, लेकिन इतना कुटाई हुआ, वो लोग बोला गधा ये मछली नहीं है, ये बेंग मछली है। बोला अच्छा ये बेंग मछली है, ये तो मछली की तरह दिख रहा है। तब दो चार लोग से और पूछे तो लोग बोला ये बेंग मछली है, मछली नहीं है, मेढक है, बड़ा हुआ तो मेढक बन जाएगा। तब हमको समझ में आया यही बेंग मछली है। लेकिन कुटाई हो गया, हम साइंस नहीं जानते थे, साइंस जान जाते उस समय तो कुटाई नहीं होता। तो ये टेडपोल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बड़ा होने पर ये मेढक बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा जो गांव में नहीं रहते। अब इनका अनुकूलन क्या है? अनुकूलन होता क्या है इसको समझिए। देखिए अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब हो गया वह विशेष गुण जिसके वजह से आप उस क्षेत्र में रह पा रहे हैं। तो किसी क्षेत्र में रहने के लिए जो विशेष गुण पाए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूलन। तो वह विशेषता है जो किसी जीव को उसके वातावरण में जीवित रहने योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। वह विशेषता जिसके वजह से वह जीव उस वातावरण में, उस क्षेत्र में जीवित रह पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है, उस गुण को हम लोग बोलेंगे अनुकूलन बोलेंगे। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग जगह पे रहेंगे तो उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित करते हैं। लेकिन अनुकूलित एकाएक तो होता नहीं है, समय लगता है। आप भी कश्मीर में जाएगा तो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। लद्दाख में जाएगा नहीं रह पाएगा। लेकिन धीरे 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 समय लगेगा, काफी समय आप बिताइएगा तो आप रह पाएगा। या हो सकता है आपका तबियत बिगड़ने लगे, आप वहां पे सर्वाइव नहीं भी कर सकते, समय लगता है, तो वहां पे सर्वाइव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ऊपर वाले एक तो नेचुरली आपको बना देते हैं कि भैया तुमको यहाँ पे रहना है, जैसे जानवर सबको बना दिए, हम लोग को बना दिए ना, कुछ विशेष गुण दे देते हैं, तुम यहीं पे रहो, यहाँ तुम्हारे लिए क्या है, बेस्ट है। लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कॉपी करने के ऊपर में रहते हैं। अंग्रेज ने ये किया, हम ये करेंगे। उसका वातावरण अलग है, हम लोग का वातावरण अलग है। वो सब शराब पीता है, क्या वहां पे ठंडा है, हम लोग देखा रहे वो सब पीता है, हम लोग भी पी लेंगे, तो हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अलग अलग वातावरण में अलग अलग चीज को दिया गया है। जैसे साथ में बात कीजिएगा तो नारियल वहां पे है, तो नारियल पानी पीता है और नारियल का यूज करता है। सब्जी में नारियल का तेल यूज कर रहा है। हम लोग के यहाँ क्या है, मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है। अब बोलेगा ना हम भी नारियल यूज करेंगे, तो सूट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वहां का जो अनुकूलन है उसके हिसाब से वहां पे नारियल बेस्ट है, और हम लोग का जो अनुकूलन है उसके अनुसार सरसों का तेल यहाँ पे बेस्ट है। फिर गल्फ कंट्री में चल जाएगा तो वहां पे जैतून का तेल यूज होता है, तो वहां पे सुटेबल कौन है, जैतून का तेल है। तो जो जहां पर है, जिस एरिया में है, उसी के हिसाब से वो अनुकूलित है। अब कॉपी करके आप सोचेंगे नहीं वैसा चीज हम कर ले या वैसा हो जाए, तो मुश्किल है, खासतौर पर खाने में। चलिए मरुस्थल में अनुकूलन, ऊंट का हम बात कर लेते हैं। देखिए बहुत बेस्ट एग्जांपल है, दो ऊंट है यहाँ पे। देखिए एक ऊंट राजस्थान मरुस्थल वाला है, मतलब बालू रेत में रहने वाला है। दूसरा ऊंट जो है ये लद्दाख में ठंड इलाका में रहने वाला है। जो राजस्थान के गर्म इलाका में है उसको देखिए एक कुबर है, ठंडा वाला में दो कुबर है। गर्मी वाला में जो रह रहा है, गर्म इलाका में रह रहा है, उसका पैर लंबा है और नीचे चौड़ा है। यहाँ पे देखिए इसका पैर जो है छोटा है और क्या है, उतना चौड़ा नीचे नहीं है। इसमें कम बाल है और इसमें अधिक बाल है। तो ठंडा इलाका में है, पहाड़ी इलाका में है तो छोटा पैर है ताकि आसानी से चल सके। लंबा पैर रहेगा भैया दुख जाएगा। ठंडा इलाका है तो कम बाल रहेगा तो ठंडा लगेगा, तो ज्यादा बाल है, वहां पे उसको खाना जल्दी नहीं मिलेगा, इसीलिए दो कुबर ऊपर वाले बना दिए जो दोनों में खाना तुम स्टोर कर लो। और इसको बोला भैया तुम्हारा एक ही कुबर रहेगा, एक ही से तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा पैर लंबा कर देते हैं ताकि तुम आसानी से चल सको, और पैर तुम्हारा चौड़ा कर देते हैं ताकि तुम्हारा पैर धंसे नहीं। तो एक ही जीव है, लेकिन अलग अलग इलाका में होने की वजह से, अलग अलग जगह में होने की वजह से, अलग अलग वातावरण में होने की वजह से इन दोनों में क्या आ गया, विविधता आ गया। तो गर्म स्थल में बात करेंगे राजस्थान में, तो जो ऊंट है उसका लंबा पैर है, चौड़ा खुर होता है, रेत में धंसे बिना ये चल सकते हैं। एक कुबर होता है ताकि ये भोजन को उसमें जमा कर सके। ठंडा इलाका में लद्दाख में बात करेंगे तो जो ऊंट होता है उसका छोटा पैर होता है, पहाड़ी रास्तों में आसानी से चल सके। दो कुबर होता है ताकि ठंड में भोजन जमा कर सके। सिर से गर्दन तक लंबे बाल होते हैं ताकि इनको ठंडा से बचाव हो सके।
और विशेषता भी होता है, इनका जो गोबर और पेशाब होता है उसमें कम पानी होता है और बहुत कम पसीना निकलता है, क्योंकि इनको पानी को बचाना है, क्योंकि उस जगह पे पानी इनको नहीं मिलता है। वही बकरी का अगर बात करेंगे तो बकरी को देख लीजिए, दो तरह का बकरी है, ठीक है। एगो पर्वतीय बकरी है और एगो मैदानी बकरी है। पर्वतीय बकरी देख लीजिए, इसको पहाड़ वार पर चलना है तो इसका जो खूट होगा क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा। पैर देखिए छोटा है, इसका पैर देखिए बड़ा है, तो इसको जमीन पे चलना है, इसको पहाड़ पे चलना है तो पैर छोटा है, थके नहीं। इसका सिंग ज्यादा मजबूत है, ठीक है। इसमें देखिए बाल अधिक है, क्या है कि वहां पे ठंडा होगा, और इसका बाल क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होगा। तो बकरी सेम है, मतलब बकरी है, भैंस नहीं है, कुत्ता नहीं है, गधा नहीं है, बकरी है, लेकिन अलग अलग जगह रहने की वजह से दोनों में अलग अलग अनुकूलन है। पौधों में भी अनुकूलन है भैया, अलग अलग पौधा अलग अलग जगह पे है। अगर एक ही पौधा अलग अलग जगह पे है तो उनमें भी विभिन्नता आप देख सकते हैं। जैसे बुरास, बुरास जो है नीलगिरी के जंगल में अगर बुरास को देखिएगा तो छोटा पौधा होता है, पत्ता छोटा होता है, ताकि यह तेज हवा से बहे नहीं। यहां पे देखिए, तो यह जो बुरास का पेड़ है ये कहां पे, नीलगिरी में, छोटा है, पत्ता छोटा है, ताकि हवा के साथ बहे नहीं, गिरे नहीं। वही सिक्किम में जो बुरास है सेम पेड़ है। यह बुरास अगर आप देखिएगा, बुरांस को अगर आप सिक्किम में देखिएगा तो अधिक पत्ता है, घना है, बड़ा बड़ा पत्ता है। तो दोनों में अंतर आ गया कि नहीं, दोनों सेम पौधा है, लेकिन दोनों का अलग अलग वातावरण में रहने की वजह से दोनों में अलग अलग अनुकूलन हो गया, ठीक है। सिक्किम में ऊंचे पौधे होते हैं और वहां का वातावरण उनके अनुसार ढल जाते हैं। एक ही पौधा अलग अलग जगहों में अलग अलग विशेषताएं दिखा सकता है, अलग अलग उनमें अनुकूलन पाया जाता है, हम लोग देख ही लिए। जल, पौधे और जानवर। अब जल में बहुत सारे पौधे हैं, जानवर हैं, उनमें एक विशेषता होता है जिसकी वजह से वो जल में रह पाते हैं। जैसे मछली को ही देख लीजिए, मछली का जो यह जो आप आकार देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, धारा रेखीय शरीर। तो इनका जो शरीर होता है धारा रेखीय होता है, मतलब चपटा होता है, पतला होता है, नाव की तरह, नाव ऐसे बना होता है। तो मछली का आकार भी ऐसे होता है, ताकि ये पानी में अगर आगे बढ़े, तैरे, तो पानी का दबाव इससे कम पड़े, पानी को चीरते हुए ये तैर सके। तो इसका बनावट ऐसे होता है। उसके बाद एक पंख होता है जो इसको तैरने में मदद करता है। इस पंख को अगर काट दीजिएगा तो ये मछली नहीं तैर पाएगा। तो मछली को तैरने में याद रखिएगा, ये जो इसका धारा रेखित शरीर है वो मदद करता है। दूसरा, इसको सांस लेने में जो गलफड़ा होता है वो मदद करता है। और तीसरा, इसका जो पंख होता है वो इसको तैरने में मदद करता है। अगर इसके पास गिल्स नहीं रह पाएगा तो ये सांस लेने में इसको क्या होगा, दिक्कत होगा। जैसे मछली सब में क्या होता है, गिल्स होता है, गलफड़ा होता है जिसके सहारे सांस लेता है। लेकिन व्हेल मछली और डॉल्फिन में याद रखिएगा, इसमें लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, ठीक है, उसमें गलफड़ा नहीं होता है, गिल्स नहीं होता है, इसलिए वो सब बाहर आके सांस लेता है, पानी में सांस नहीं ले पाता है। कौन, डॉल्फिन और व्हेल। बाकी मछली पानी में सांस ले लेता है। संरक्षण और जैव विविधता। तो जैव विविधता का बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है भैया। जैव विविधता है तभी हम लोग है ना, जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो फिर हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप जानते ही हैं। तो इनको बचाना है, ठीक है। आवास का बहुत सारा इंपोर्टेंट है भैया। जंगल झाड़ी में क्या है, उसको खाना मिल रहा है, रहने का सहारा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सारा चीज मिल रहा है। वो जब नष्ट हो जाएगा तो सारा चीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हम लोग भी नहीं बच पाएंगे। हम लोग को लग रहा है बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास नहीं हो रहा है। ये ज्यादा विकास जो है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इतना ना विकास कर लीजिए, विकास हम ही लोग को खा जाए। तो आवास जीवों का भोजन, पानी, आश्रय और हवा प्रदान करता है, ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आवास नष्ट होने से जानवरों के घर चले जाते हैं, जैव विविधता में कमी हो जाता है। अब इसका संरक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा, हम लोगों के जो देश है उसके द्वारा बहुत सारे समय समय पर फैसले लिए गए। जैसे 1973 में ना पास हुआ प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया, जिसमें बाघों को रक्षा करने के लिए, बाघों को संरक्षित करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। दूसरा जो है, चीतों की पुनर्वापसी के लिए बहुत सारे चीतों को लाया गया, ताकि भारत में उसका संख्या बढ़ाया जा सके, जो फिलहाल में ही हुआ था। संरक्षित क्षेत्र बनाया गया बहुत पहले से भी, तो पहले से भी बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जिससे जैव विविधता खत्म नहीं। एक है पवित्र उपवन। तो ध्यान रखिएगा, तो पवित्र उपवन क्या होता है, वह जंगल के क्षेत्र जो स्थानीय लोग परंपरा से सुरक्षित रखते हैं। मतलब गांव इस समय देखिएगा तो कुछ ऐसा
क्षेत्र होता है, ऐसा जंगल होता है जिसको लोग जो होते हैं उसको पवित्र मानते हैं और उसको पारंपरिक तौर पर उसका संरक्षण करते हैं और किसी को दखल देने से, पेड़ और काटने से, जानवर को मारने से वो लोग रोकते हैं पारंपरिक तौर पे। और वैसे स्थल को वो लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं, वैसे स्थल को, वैसे जंगल को पवित्र उपवन कहा जाता है। अब जैव विविधता को बचाने के लिए हम लोगों के देश में बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे लोगों ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें 3 नाम आप ध्यान रखिएगा। एक हो गया जानकी अम्ल, इन्होंने पौधों की विविधता पर अध्ययन किया है और साइलेंट वैली जो आप जानते हैं, साइलेंट वैली के संरक्षण में इनका बहुत ही अहम भूमिका है। दूसरा हो गया सलीम अली, इनको पक्षी पुरुष भी कहा जाता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पक्षियों और उनके निवास स्थान पर ये काम किए हैं, शोध किए हैं। दिव्या मधुपा, इन्होंने पश्चिमी घाट में जो वर्षा वन है, ठीक है, उनके संरक्षण पर इन्होंने काम किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है विविधता को बचाने के लिए। यहां पे हो गया बंगाल बाघ, बंगाल टाइगर, चीता हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया। यहां पे एक क्वेश्चन आपके लिए है, कबूतर को देखिए और बत्तख को देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कबूतर का जो पैर है अलग अलग है, लेकिन जो बत्तख का पैर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो सटा हुआ है। तो बत्तख का जो पैर का उंगली होता है वो सटा होता है, तो ये सटा हुआ पैर इसमें क्यों है, इसको क्या मदद करता है सटा हुआ पैर, ठीक है, ये आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इसका आंसर आपको देना है। अब इसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर हो गया, इसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको जरूर कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम भी आपसे मोटिवेट हो, सपोर्ट कीजिए ताकि आगे बढ़े, ठीक है, और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट लाए। और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके और गति से हम लोग आगे बढ़ सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।